नमस्कार दोस्तों, आज मैं विनीत पांडे आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, नए टूल पे बात करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके बगल में जो बेल आइकन बना है उसको भी दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA के ऊपर, जो कि किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि आपको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में खास तौर से, और उसमें से भी अगर आपकी कंपनी ऑटोमोटिव फील्ड पे वर्क कर रही है, तो आपको MSA यानी कि मेजरमेंट सिस्टम को समझना और उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। लेकिन उससे भी जरूरी बात है, आजकल बहुत सारी कंपनियां जो MSA के एनालिसिस को किया जाता है उसको एक्सेल पे करते हैं। एक्सेल पे करना बहुत आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इसलिए है कि बहुत सारे उसमें फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आसान इसलिए है कि अगर आप एक बार फॉर्मूले को प्लान कर दें, उसमें फिक्स कर दें, तो केवल आपको डेटा डालना है, बाकी सब कुछ उसमें कैलकुलेट होके निकल आता है। लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनियां MSA को मिनीटैब सॉफ्टवेयर या किसी और सॉफ्टवेयर पे करने के लिए कहती हैं। तो अगर आपको मिनीटैब सॉफ्टवेयर पे MSA करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, वो आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि कैसे MSA को हम लोग मिनीटैब सॉफ्टवेयर पे करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये स्क्रीन मिनीटैब का खोल रखा है। ये मिनीटैब का ही इसका विंडो है और इसको मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे जो चाहिए, यहाँ पे ये इसकी एक्सेल सीट है। मिनीटैब का आप वर्कशीट कह सकते हो, बट ये एक एक्सेल सीट की तरीके से ही काम करता है कुछ हद तक। ये इसका वर्कशीट है। वर्कशीट में हमारे पास एक C1, C2, C3 ये अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, C1 में हमारे पास पार्ट नंबर, जैसा कि आपको पता है कि MSA करने के लिए आपको कम से कम, अगर आप वेरिएबल MSA कर रहे हो तो आपको कम से कम 10 पार्ट लेने होते हैं। तो वो पार्ट नंबर 1, 2, 3, 10 तरीके से पार्ट जो हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद होता है अप्रेजर, जिसको हम इंस्पेक्टर या ऑपरेटर कहते हैं, जो हमारा पार्ट को मेजर कर रहा है। तो वो अप्रेजर होता है। जनरली MSA में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा 3 अप्रेजर हम लेते हैं। और तीसरा जो कॉलम है ये है डेटा का, जहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ऑलरेडी ये एक्सेल पे MSA किया हुआ है और एक्सेल पे MSA पे आप देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें वैल्यू पड़ी हैं। पार्ट नंबर है, टेस्ट गेज का नाम है, स्पेसिफिकेशन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वेरिएबल, ट्रायल 3 है, पार्ट 10 है और अप्रेजर 3 है। अब हमें यहाँ पे उसको पार्ट को मेज़र कराना है ऑपरेटर से, और मेज़र करने के बाद रैंडम, सबसे बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, रैंडम बेसिस पे मेज़र कराना है, सीक्वेंस में नहीं मेज़र कराना है। ऑपरेटर ने मेज़र किया, पहले आपने एक पार्ट चेक कराया, उसका मेजरमेंट दिया उसने 1.54, फिर कोई चौथा पार्ट दिया 1.69, फिर 7वां पार्ट दिया 1.71। इस तरीके से उसने 10 ट्रायल कर लिए। 10 ट्रायल करने के बाद फिर आपने ऑपरेटर B, जो कि ये है अप्रेजर B, ट्रायल 2, यहाँ पे आपने अप्रेजर B को बाकी के 10 पार्ट 1 by 1 दिए और उसने 10 ट्रायल कर लिए। फिर आपने अप्रेजर C को वो 10 पार्ट दिए 1 by 1 अलग अलग, और उसने ये 10 वैल्यूज आपको दे दी। फिर यही चीज आपने A के साथ रिपीट किया, B के साथ रिपीट किया, C के साथ रिपीट किया और थर्ड टाइम ABC के साथ रिपीट किया। तो ये अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनली आप देखोगे EV परसेंटेज, AV परसेंटेज और गेज RNR, जो कि बहुत ज्यादा है, 34.03 निकल के आ गया। लेकिन अगर ये मिनीटैब पे करते हैं तो क्या इतना ही आएगा? क्या मिनीटैब से ऐसे ही होगा? और सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों का है कि क्या एक्सेल और मिनीटैब के MSA में वैल्यू में फर्क होता है, डेटा में फर्क होता है? तो वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अगर डेटा आप देखो तो इसको किस तरीके से कॉपी करना है ये आप समझिए। मैं इसको पहले ये तो यहाँ पे हाइड कर देता हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे हम लोग एक्सेल से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल से कॉपी कर रहे हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मिनीटैब पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने ये बीच का हाइड कर दिया। इसमें डेटा लिखा कैसे जाता है ये समझिए। जो मिनीटैब का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे अगर मैं पार्ट नंबर की बात करूं तो सबसे पहले जो शुरू के 9 रीडिंग्स हैं वो पार्ट 1 की होंगी। कैसे? 1 1 1 1 1 1 1। अब ये कैसे होगा, उसके लिए आप ये समझिए
अगेन यहां पे अप्रेजर ए की तीनों रीडिंग डेटा में आएंगी, फिर अप्रेजर बी की तीनों रीडिंग डेटा में आएंगी, देन अप्रेजर सी की तीनों रेटिंग डेटा में आएंगे। और उसके बाद मुझे यहां से है, मैं यहां से ये जो हाइड करने के बाद ये कॉलम बचा है, इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा, तो मेरे पास अप्रेजर ए के तीनों वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू एक लाइन में आ गए, और इसको कॉपी करके मैं यहां पे अगर पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा सीक्वेंस आ जाएगा, ए की 3 वैल्यू, बी की 3 वैल्यू, सी की 3 वैल्यू। ठीक है, आपको यही पूरे 10 ट्रायल के लिए रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने ये सारा कुछ कॉपी करके रखा हुआ है, अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा फॉर ऑल 10 डेटाज, और कॉपी करने के बाद मिनी टैब में यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आपने देखा, क्योंकि मेरे पास 10 पार्ट्स थे और 3 अप्रेजर थे, तो मेरे को ये 99 रीडिंग आ गया, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने पहले से भी 9 रीडिंग पेस्ट कर रखी थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पहला। अगर देखें 1.54, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई मिनी टैब में करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत बार आपके गलत डेटा से सारा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको डेटा अपना सही डालना जरूरी, क्योंकि इनपुट में आप जो डालते हो वही आपका आउटपुट मिलता है। लास्ट में 1.68 आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें, स्टार्टिंग में हमारा 1.54 और लास्ट में हमारा 1.68 की सीरीज है। ठीक है, तो डेटा इज ओके, यहां तक क्लियर है। अब डेटा डालने के बाद नाउ यू नीड टू गो टू द स्टैट में डालने के बाद क्वालिटी टूल में जाने के बाद गेज स्टडी। अच्छा, गेज स्टडी में भी यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको पकड़ना है गेज स्टडी क्रॉस्ड क्यों पकड़ना है, तो मिनी टैब बहुत ही आसान है, ये खुद बताता है कि ऐसा क्यों करना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, मुझे क्लिक नहीं करना, जस्ट इस पर कर्सर ले जाऊं, तो ये क्या बताता है, क्रॉस किस में करनी है, assess the variation in your measurement system when every operator measure every part in the study। हर ऑपरेटर हर पार्ट को चेक कर सकता है बार बार, लेकिन नेस्टेड कब करेंगे, जब आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, जब आपको पार्ट एक बार मेजर करने के बाद आप दोबारा उसको मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे हार्डनेस टेस्टर में या पार्ट को क्रैक करना है, तो वो नेस्टेड में होता है। तो हमने क्रॉस्ड को क्लिक करना है, क्रॉस क्लिक करने के बाद ये बोलता है पार्ट नंबर हमारा C1 में था पहले कॉलम में, ऑपरेटर सेकंड कॉलम में था अप्रेजर, और मेजरमेंट डेटा थर्ड कॉलम में था यानी कि C3। तो ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ मेथड 2 तरीके के होते हैं, एनोवा, एक्स बार आर। अगर आप स्टार्टिंग बेसिक सीखना चाह रहे हैं, बेसिक MSA करना चाहते हो, तो एक्स बार आर आपके लिए ईजी है, पहले इसको समझिए, उसके बाद आप एनोवा पे जा सकते हैं। नाउ गेज इन्फो में जाना चाहते हैं, तो सपोज मैंने गेज में डाल दिया, मेरा गेज है वर्नियर, मैं मान लेता हूं। डेट ऑफ स्टडी, आज की डेट डाल देते हैं 2020, रिपोर्टेड बाय मेरा नाम डाल देते हैं। गेज टॉलरेंस, वर्नियर कैलिपर की मैं बात कर रहा हूं, तो गेज टॉलरेंस मैं मान के चलता हूं 0.01 mm होता है, तो 0.01 डाल दिया मैंने, ओके करा। ऑप्शंस पे गए, ऑप्शन पे स्टडी वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो 6 सिग्मा को कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर स्पेसिफिकेशन, अपर, जो मैंने एक्सेल में डाला हुआ है, एक्सेल में हम लोगों ने लिया है 1.2 एंड 1.8, तो लोअर हो गया आपका 1.2, अपर हो गया आपका 1.8। बस कुछ भी और आपको नहीं करना है, जस्ट ओके करिए एंड इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद 2 चीज आती है, एक है ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, और दूसरा है ये डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा में जाने के बाद आपको क्या देखना है, गेज नेम वर्नियर, डेट आज की डेट आ गई, मेरा नाम आ गया, टॉलरेंस आ गया, फिर यहां पे आपका सोर्स गेज RNR, ये बेसिक आया है, तो हम लोग यहां पे नहीं चलेंगे, हम लोग जाएंगे नीचे पे। ठीक है, अब प्रोसेस टॉलरेंस हमारी 0.6 mm का दिखा रहा है, क्योंकि हमारा क्या था वैल्यू 1.2 से 1.8 के बीच में, तो वो टॉलरेंस हो गई। टोटल गेज RNR, जो गेज RNR है वो हमारा कितना आ रहा है, फाइनल आप यहां पे देखोगे विद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल वेरिएशन एज पर टॉलरेंस,
34.03 गेज आरएनआर है, जिसमें से हमारा जो रिपीटेबिलिटी है वो है 32.10 और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है हमारा 11.30। पार्ट टू पार्ट वेरिएशन 33% एंड टोटल वेरिएशन इज 47%। ठीक है, और नीचे देखते हैं इसमें जो एनडीसी है जिसको हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी कहते हैं वो 1 आ रहा है। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो हमारा जो गेज आरएनआर है यहाँ पे बहुत ही खराब आ रहा है, क्योंकि गेज आरएनआर का जो क्राइटेरिया है, गेज आरएनआर आपका 10 के अंदर होना चाहिए या किसी किसी कंडीशन में 10 to 30 के बीच में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 34 है, बहुत ज्यादा है। एंड एनडीसी जो अपना है 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर भी एनडीसी हमारा 1 आ रहा है। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गेज आरएनआर परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंट्रीब्यूशन ब्लू में आपको दिख रहा है जो कि हमारा 51%, ये स्टार्टिंग में आपका निकल के आया था। ये वैल्यू है 41, 45, 5, तो वो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। रिपीटेबिलिटी यहाँ पे आपका दिया हुआ है एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी दिया हुआ है। तो ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर सैंपल रेंज जो एक्स बार आर चार्ट में जो रेंज होता है, जिसमें हम अप्रेजर का रेंज लेते हैं, यानी कि अगर उसने 3 रीडिंग ली है तो तीनों के बीच में कितना उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है, उसका जो रेंज है वो क्या है। तो अगर आप देखोगे ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी का रेंज बहुत कम है, इवन लोअर साइड में है। उसका रीजन ये है कि मैंने जो ऑपरेटर ए और सी के डेटा को पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अलग कुछ नहीं डाला है, तो इसलिए ये एकदम सेम दिखाई देगा। बट ऑपरेटर बी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो वो आपको वेरिएशन यहां पे दिख रहा है। फिर बात करते हैं अगर हम एक्स बार चार्ट में, यानी कि जो 3 वैल्यू है उसका एवरेज एक्स बार, तो वहां पर भी आप देखोगे ऑपरेटर ए और सी का वेरिएशन ऑलमोस्ट इक्वल है, बट बी का वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो डेटा बाय पार्ट नंबर। पहले जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है, उसका रीडिंग क्या है, पार्ट 2 का कितना है, यानी कि पार्ट टू पार्ट में वेरिएशन कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर हम देखें तो 2 में बहुत कम वेरिएशन है पार्ट में, लेकिन जब हमने 5 नंबर पार्ट को चेक किया तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 7 में ज्यादा है, 4 में भी ठीक ठाक है, तीसरे में भी ज्यादा है। एंड अगर हम अप्रेजर की बात करें तो ए और सी ऑलरेडी इक्वल है, बट बी का जो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से यहाँ पार्ट वर्सेस अप्रेजर का इंटरेक्शन है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम एमएसए को मिनी टैब पे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा था कि क्या मिनी टैब और एक्सेल का जो डेटा है वो अलग अलग होता है, क्या वैल्यूज अलग अलग होती है? तो एक बार वो भी मैच कर लेते हैं। टोटल गेज आरएनआर 34.03% एज पर मिनी टैब, बट व्हाट इज एज पर एक्सेल? लेट्स सी। एक्सेल भी हमारा कह रहा है कि गेज आरएनआर 34.03 और मिनी टैब कह रहा है 34.03, इट इज इक्वल। नाउ रिपीटेबिलिटी 32.10, व्हाट इज रिपीटेबिलिटी? 32.10, सेम। ओके, एंड चूंकि मैंने यहां पे ये हाइड कर रखा है, मैं आपको एक बार अनहाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटेबिलिटी 32.10। और अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें जो कि एवी है 11.30, क्या लगता है आपको मिनी टैब पे इतना होगा? लेट्स सी, 11.30, 1 to 1 इक्वल मिनी टैब एंड एक्सेल सीट। ओनली प्रॉब्लम इन एक्सेल, वहां पे फॉर्मूला लगाने में कुछ गलती हो सकती है, डेटा लिखने में कुछ गलती हो सकती है, और देयर इज सम एरर इन टाइपिंग द डेटा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका रिजल्ट वेरी करेगा, दोनों में अलग हो सकता है। बट इफ डेटा इज सेम इन एक्सेल एंड मिनी टैब, देयर विल बी सेम रिजल्ट ऑन बोथ। होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द टॉपिक। और अगर आपको एमएसए समझ में आ गया है, मिनी टैब पे कैसे आपको करना है आपको ये भी समझ में आ गया है, और एक्सेल पे भी अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपको टॉपिक और कोई नॉलेज चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय। लास्ट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, बाय।